बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्राइम मिनिस्टर का सऊदी अरब का दौरा जारी है। ये 4 रोज़ा दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के साथ सऊदी मौजूद हैं। आज उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर वफाकी वज़रा ने शिरकत की। मुलाकात में इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई है। इस मौके पर पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के आज़म का भी अहाता किया और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाया जाएगा। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम किया जाएगा। नाज़रीन, मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा, जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी अरब में पाकिस्तानी की नुमाया खिदमात का उन्होंने एतराफ़ किया। बादअज़ा प्राइम मिनिस्टर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और जॉइंट टास्क फोर्स के सरबराह की मुलाकात हुई है, जिसमें पाकिस्तान सऊदी इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। जबकि प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के आज़म का भी अहाता किया है। इसी से मुताल्लिक़ आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, शकील अंजुम साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है सऊदीया है, आपके ख्याल में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में कितना मददगार साबित होगा? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मेरे हाल में हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के बायमी जो ताल्लुकात हैं उनकी बात अगर करें तो सऊदी अरब ने हमेशा हर ज़माने में, हर वक्त में, पिछले अदवार में भी देखें, सऊदी अरब ने माशरती, इक़्तिसादी और सफारती हर सतह पे पाकिस्तान को जिस तरह से सपोर्ट किया है तो उसकी नज़ीर नहीं मिलती। और अभी भी देखें जो 5 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास जो है वो सऊदी अरब के पड़े हैं। 3 अरब डॉलर जो थे वो दिसंबर 2024 में जो है वो मैच्योर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने रोल ओवर कर दिए। अब 2 अरब डॉलर मज़ीद जो है हमने देने हैं, जो कि जून में मेरे ख्याल में मैच्योर हो रहे हैं, लेकिन उसका भी कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको भी रोल ओवर कर देंगे। उसके साथ साथ ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो 1.2 अरब डॉलर की उन्होंने वो पाकिस्तान को दी है। तो सऊदी अरब ने तो हमेशा, सऊदी अरब हो गया, UAE हो गया, कतर हो गया, आपका चाइना हो गया या टर्की हो गया, उन्होंने तो पाकिस्तान की हमेशा जो है वो हर जो है वो महाज पे पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। और अभी भी मेरे ख्याल में जिस तरह के ताल्लुकात ट्रंप इंतज़ामिया के सऊदी अरब के साथ हैं, तो हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान अदरवाइज़ तो पाकिस्तान की कोई जो है वो रेलेवेंस जो है वो ट्रंप इंतज़ामिया के यहाँ नहीं बनती, लेकिन ये विंडो इस्तेमाल करते हुए, सऊदी अरब की विंडो इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो है वो रीच आउट कर सकता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी। जहाँ तक बैरूनी सरमायाकारी का ताल्लुक है तो देखिए, जैसे मैंने कहा, ये कुछ ममालिक हैं, इन्होंने तो हमेशा पाकिस्तान में जैसे भी हालात रहे ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। इवन पिछले PTI के दौर में देखें, जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे और जिस तरह से जो उन्होंने अनाउंस किया था, ये हमारी शायद कोताही थी, नाअहली थी, हम जो है उससे वो फ़ायदा नहीं उठा सके। हालांकि उस वक्त 10 अरब डॉलर की जो है वो ऑयल रिफाइनरी की भी बात चल रही थी, काफ़ी सारे MOU साइन हुए थे, लेकिन हम उनको शायद हमारी एंड से जो है वो कोताही रही, हम वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। तो अब भी इशू ये है कि ये मुल्क तो हमारे साथ खड़े हैं, हमने तो डाइवर्सिफाई करना है ना। हमने ये देखना है कि हमने अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल। सिक्योरिटी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब होती जा रही है। आप देखें, अगर मैंने पहले भी बारहा जिक्र किया GTD के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो मोर देन डबल हुए हैं, यानी 2 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। और उसमें जो फेटालिटीज़ हैं, उसमें जो शहादतें और हलाकतें हुई हैं, वो तकरीबन 45 से 46% जो है वो बढ़ गई है। तो जब आपके मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी होगी तो मुझे बताएं कौन आएगा इस मुल्क में जो है सरमायाकारी करने के लिए। फिर आपकी सियासी सूरत हाल, जिस तरह की सियासी कशाकशी और जिस तरह का सियासी माहौल है, उसमें कौन आएगा? आपको, अगर आप ये चाह रहे हैं कि कंड्यूसिव माहौल बनाएं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जैसे मैंने कहा, दोस्त तो आपके पास, वो तो आपके साथ खड़े हैं, वो तो खड़े रहेंगे, लेकिन आपने अगर फॉरेन इन्वेस्टर के लिए माहौल कंड्यूसिव बनाना है तो सबसे पहले
सिक्योरिटी की सूरत हाल को आपने जो है वो बेहतर बनाना है, उसके साथ साथ आपको सियासी तौर पे जो है ये जो कशाकशी और ये जो एक केओस की कैफियत है, इसको ख़त्म करना है। आपको मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेके आना है। आपको मुल्क में जमहूरी जो भी वैल्यूज हैं उनको प्रमोट करना है। आपने मुल्क में कानून की बालादस्ती करनी है। आपने मुल्क में जो है वो अपनी अदलिया को इंडिपेंडेंट करना है। तो ये चीजें जो हैं ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट खींचेंगी। अदरवाइज और उसके साथ साथ जो है आपकी इक्तिसादी पॉलिसीज का तसलसल जो है ये भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अदरवाइज ऐसे जो है वो जी कुछ जो नवीद साहब ने बताया, दुआ जो नवीद साहब बता रहे हैं कि क्या कुछ होना चाहिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इससे तो लगता है इसका मतलब तो फिर ना ही समझे तो ना ही रूल ऑफ लॉ। यही मैं कह रहा था कि अगर ये चीजें नहीं होंगी ना तो फिर हम जो है वो एक जो है वो एक मेरे ख्याल में एक सुहाने ख्वाब ही जो है वो ही नजर आएंगे। जी आमिर साहब, जाहिर है ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो नवीद साहब कह रहे हैं, ये तो होने बहुत ज़रूरी है मईशत की मजबूती के लिए, एक कौम की मजबूती के लिए, रियासत की मजबूती के लिए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं दौरा सऊदीया के हवाले से, तो आपको लगता है कितना अहम ये दौरा है? और गैर मुल्की सरमायाकारी की जो बात कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि इसमें इजाफा होगा इस दौरे के बाद? देखिए, काला बाग से जो आया था सब्ज़ बाग दिखाता रहा था, तो अब सुहाने बाग नवीद साहब दिखा रहे हैं, तो वही हमें देख लेने चाहिए। कोई इशू नहीं है ऐसा। प्राइम मिनिस्टर का एक साल में ये 7वां शायद विजिट है, और ये हमारी हालत को जाहिर करता है कि प्राइम मिनिस्टर बार बार क्यों जा रहे हैं। ज़ाहिर है हमें इक़्तिसादी तौर पे उनकी मदद चाहिए जो वो दे रहे हैं, और सारे गल्फ़ कंट्रीज़ दे रहे हैं। वो नवीद साहब ने सारों की तादाद भी गिनवा दी, चाइना तक चले गए, अज़रबैजान को भी काउंट कर लें कि वो फैटफ में भी साथ खड़े थे, अब भी साथ खड़े हैं। कि जो दोस्त ममालिक है वो नहीं हट रहे, हम अपने दोस्त खुद नहीं हैं। हमारे यहाँ पॉलिसियों का कोई तसलसल नहीं है। अब जैसे इमरान खान की एक पॉलिसी है कि वो तालिबान के साथ चलते हैं। उन्होंने अभी तलाल चौधरी कह रहे थे ना कि बन्नू और लकी मरवत पे कोई मजम्मत नहीं की, कैंट पे हमला हुआ, मस्जिद पे हुआ, उनकी हमदर्दियाँ उनके लोगों की, जैसे फजलुर रहमान साहब ने भी परसों मीटिंग में कहा कि 2024 में हमें तो किसी ने मूव नहीं करने दिया और पीटीआई के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ। लिहाजा वो अपनी जमात के लिए कंड्यूसिव माहौल बना चुके हैं कि हमें कुछ ना कहो, हमारे साथ चलते रहो। लोग फ़ौरन आ जाएंगे कि शहबाज शरीफ ने ये कहा था, फलाने ने ये कहा था। सब लोग लड़ रहे हैं और खुल्लम खुल्ला प्राइम मिनिस्टर बात भी कर रहे हैं। एक जो वो करारदाद भी पास की गई जिसकी वजाहतें 2 दिन हो गए मुसलसल अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं, जब जो अभी तलाल किया आपने और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने वजाहतें भी की कि वहाँ पे वो क्या बोल रहे थे और बाहर आके क्या उनका तर्ज बयान है। प्राइम मिनिस्टर जाहिर है पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, कुछ जाती तौर पे तो कोई मदद लेने नहीं ना मांग रहे वहाँ पे। वो तो जा रहे हैं कि जी चाहे वो हमारे रिजर्व हों या अब ट्रंप इंतजामिया जो आई हुई है, जिसको 8 हफ्ते हो गए, 2 महीने हो गए ना उनको आए हुए, और बहुत सारे पीटीआई के लवर्स ने, बल्कि आम आदमी को, उनकी पूरी क़यादत ने ये बावर करा दिया था कि बस अब ट्रंप का ओथ होना है और इमरान खान ने बाहर होना है। उन सब के साथ भी मजाक हुआ। कल वो उनकी इंटरनेशनल कमेटी भी तोड़ दी गई। खान साहब ने इसीलिए तोड़ दी ना कि उनको भी जेल में बैठे हुए बताया था कि बस अब ट्रंप के आते ही सब कुछ माहौल ठीक है, हमारी फुल इन्वेस्टमेंट हो चुकी हुई है, लॉबिंग भी हो चुकी हुई है, और इन सब ने खान साहब को धोखा दिया। और अब वो उनको, खान साहब को, वो अपनी पार्टी के भी इंटरनेशनल वाले अच्छे नहीं मिले। तो ऐसे में जब शहबाज शरीफ जाते हैं, ज़ाहिर है ट्रंप के लिए एक मैसेज, जहां हमने एक दहशतगर्द पकड़ के दिया उनको अफगान, और उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन प्रेशर तो हमारे ऊपर बहुत है ना। उनकी पहली तरजीह हो ना हो, हम कहीं ना कहीं तो मौजूद है ना दुनिया में। ना इंडिया हमें चैन से बैठने देगा, हमारे अपने लोग नहीं चैन से बैठने देते, वहां बैठे हुए खजल हो रहे हैं, रोजाना एक सवाल करा देते हैं, फिर जवाब ले लेते हैं। चलें किसी दिन तो आए, मैं तो आपको कई दफ़ा कह चुका इस पर भी कि जिस दिन वो बोलेंगे तो हम अपनी स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट का भी जवाब देखेंगे कि कहाँ खड़े हुए हैं। होना चाहिए, आ जाए बात, सवाल आ जाए। लेकिन इशू ये है कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा बहरहाल इस लिहाज से अहमियत का हामिल है। पिछली दफ़ा तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी सरमायाकारी के वजीर के साथ, आज मुलाकात भी की, और रात को उनकी मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। इस मुलाकात का जहां इक्तिसादी तौर पे है, वहां सियासी तौर पे वही अमेरिका के साथ मामलात हैं, दुनिया भर के साथ, कि सऊदी अरब हमारा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए हमारे रिटायर्ड आर्मी चीफ भी जनरल राहिल शरीफ पाकिस्तान के GHQ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के NOC के साथ वहां मौजूद है। वो खुद से मौजूद नहीं है कि उनकी हिफाजत के लिए जो पाकिस्तान कर सकता है पाकिस्तान कर रहा है, और जो पाकिस्तान के लिए वो कर सकते हैं इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट भी तैयार है, वो जरूर आएगी, चाहे हम उसे ना समझे या हाँ समझे, मामलात इसी तरह चलेंगे और बेहतर होंगे। जी अयाज साहब। अच्छा, ये आप
कैसा सवाल करती हैं कि दौरा कितना है। मेरे हुक्मरानों का हर दौरा बड़ा अहम होता है, आप यकीन करें, क्योंकि ये समझते हैं कि जितने दौरे कर लिए जाएं कम हैं। अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में आपको याद नहीं, मेरे एक वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो पाकिस्तान में होते ही नहीं थे। मेरे इन हुक्मरानों का भी बात चले तो पाकिस्तान तो ये आते हैं बस हुक्मरानी शुक्रानी करने कि चलो यार 4 दिन लोगों को डांट वांट लें और चला लें काम, बाकी इनका दिल वहीं लगता है बाहर, यहाँ दिल इनका नहीं लगता। सऊदी अरब से दोस्ती और सारा कुछ आपने सुन लिया, अब मैं क्या उसमें ऐड कर सकता हूँ। वो स्टेट डिपार्टमेंट की भी बात हो रही है, वो जलील अफरीदी ने फिर वही सवाल कर दिया। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो जो इस वक्त वो कर रही है ना, वो उनकी तर्जुमान दफ्तर खारजा की, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की, वो गोलमोल करके नुमायां करके जवाब देती हैं। वो ना क्लियर कट कह रही हैं कि नहीं जी ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, हम इसमें नहीं जा रहे, ना वो कहती हैं कि पाकिस्तान को ये आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको छोड़ देना चाहिए। लिहाजा शी इज कीपिंग यू गेसिंग दोनों पार्टियों को। मतलब वो सोचते हैं पीटीआई वाले, उनको थोड़ी सी होप रह जाती है कि यार शायद अगली दफ़ा ये सवाल होगा तो वो थोड़ी मान जाए और कहे कि नहीं ठीक है, हम बात कर रहे हैं ट्रंप साहब। और इनको लगता है कि शायद अगली दफ़ा सवाल होगा तो वो क्लियर कट कह देगी आज के बाद खबरदार, वो कहेगी इसको रिपोर्टर को उठाओ और इसको बाहर फेंको, ये क्यों रोज आ जाता है यहाँ एक ही सवाल पूछने, इसको बाहर बिठाओ, इसको आज के बाद अंदर नहीं आने देना। तो वो कोई सिचुएशन उस तरह की बनी हुई है। सऊदी अरब के साथ हो या किसी और मुल्क के साथ हो सरमायाकारी, हम जाहिर है हम उसके, वो आमिर ने एक बड़ा अच्छा वो लफ्ज़ यूज़ किया कि हम अपने खुद दुश्मन हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों को नाराज़ करने में भी हमारा मतलब कोई आसानी नहीं है ना, मुकाबला कर ही नहीं सकता हमारा। और एक तो हमारी पॉलिसीज़ अल्लाह के फजल से वो इतनी फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब कौमें या रियासतें एक पॉलिसी बनाती हैं और फिर उस पर चल रही होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है 19-20 की। यहाँ रिजीम चेंज होती है, हर चीज़ चेंज हो जाती है, एक शख्स चेंज होता है, पूरा लगता है कि वो वाला मुल्क है ही नहीं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये पाकिस्तान जब से बना है तब से ही कुछ सिचुएशन हमारी ऐसी ही बनी हुई है। अलबत्ता एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई आज, वो जो मैंने देखी वो MBS के साथ जो वो चल रही थी, एक मीटिंग के हवाले से चल रही थी, ये वफ्द दुआ पाकिस्तान का गया हुआ है या PMLN का गया हुआ है? क्योंकि मुझे तो और आर्मी चीफ के सिवा और कोई नजर नहीं आया। बाकी CM नजर आई हैं, वो भी PMLN की हैं, उनका ताल्लुक पंजाब से है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नजर आए हैं, वो भी पंजाब से PMLN से हैं। तो मुसद्दिक मलिक हैं, वो भी PMLN से हैं। तो मुझे जरा ये जरूर आप उनसे पूछ के बता दीजिएगा कि ये वक्त पाकिस्तान का था या PMLN का था। ब्रेक में कॉल करके पूछते हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, क्विकली ब्रेक से हम वापस आ रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म का 4 रोज़ा सऊदी अरब का दौरा, जिस पर हम बात करें। शकील अंजुम साहब, आपके ख्याल में सरमायाकारी, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे का सबब बनेगा ये दौरा, और आप समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट दौरा है ये? दुआ देखिए, जैसे खान साहब ने कहा है कि हुक्मरानों का हर दौरा ही बड़ा अहम होता है और बड़ा अहमियत का हामिल होता है, और हर दौरे के बाद जो है ये बताया जाता है कि बस अभी आई सरमायाकारी और पाकिस्तान के हालात ओवर द नाइट जो है वो तब्दील हो जाएंगे। तो गुजारिश ये है कि तमाम मुल्क जो है वो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, और कोई ये कंसेप्ट नहीं है अब इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं कि किसी मुल्क की क्या मदद करनी है। अगर पाकिस्तान को किसी मुल्क ने डॉलर्स दिए हुए हैं तो वो उसका इंटरेस्ट भी लेते हैं, कोई मुफ्त में डॉलर नहीं दिए हुए। तो हर मुल्क की अपनी अपनी तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म साहब ने जितनी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंसेस में और जितने सरमायाकारी के हवाले से दौरे किए हैं, या जितना सरमायाकारी के हवाले से वफ़द पाकिस्तान बुलाए हैं, अगर उनको कैलकुलेट कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होना चाहिए इस वक्त, कि जितनी सरमायाकारी पाकिस्तान में अनाउंसमेंट हो गई है, और पाकिस्तान का कोई इलाका ऐसा ना बचे जहाँ पे इंडस्ट्री ना लगी हुई है सरमायाकारी बैरूनी आने की वजह से, और कोई मुल्क के अंदर बेरोज़गार ना हो, और जहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह रही हों और किसी को कोई मसला ना हो। तो हालात ये हैं कि हमारे पास तो जो हमारे रिजर्व्स हैं वो भी लोगों के मांगे तांगे के हैं, और उनका हम इंटरेस्ट पे करते हैं। तो तमाम ममालिक जो हैं वो अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। और दूसरा, जो सरमायाकारी के लिए एक ख़ास तौर पर माहौल चाहिए होता है। किसी भी मुल्क में जाएंगे तो सबसे पहले सिक्योरिटी
का इशू जो है सबसे बड़ा इशू है। अगर हम हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के इश्यूज इतने बड़े हैं और जिस तरीके से अभी तलाल चौधरी ने कहा कि 9 वाकयात रोज हो रहे हैं मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के, तो भाई कोई क्यों आएगा ऐसे मुल्क के अंदर जहां पर उनका सरमाया महफूज नहीं होगा। तो पहले तो आप ये सरमायाकारी के लिए ऐसा माहौल पैदा करें, मुल्क के अंदर अमन व अमान पैदा करें। बाकी चीज़ें तो छोड़ दें, रूल ऑफ लॉ क्या होगा, आइन की हुक्मरानी होगी, वो बड़ी दूर की बातें हैं। लेकिन इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि मुल्क के अंदर सरमायाकारी के लिए अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। दुबई के अंदर सरमायाकार क्यों आता है कि वहाँ पर उसको पता है कि उसका सरमाया जो है वो महफूज होगा। और इस वक्त दुनिया का जो है वो महफूज तरीन जो मुल्क है या शहर है वो दुबई है। तो उसकी वजह यह है कि वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो है वो बहुत बेहतर है। तो ऐसी सूरत हाल में जब मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम हो, अपोजिशन जो है ईद के बाद जलसे जुलूस करने जा रही है, अपोजिशन कॉल दे रही है मुल्क के अंदर एहतजाज की, तो वज़ीर आज़म साहब ने सऊदी अरब जाके हमें ये नवीद सुना दी है कि मुल्क के अंदर अब फिर सरमायाकारी आने वाली है। लेकिन अभी तक सरमायाकारी कहाँ से आई है, कब आई है, इसके बारे में ना तो वज़ीर सरमायाकारी ने बताया, ना सरमायाकारी बोर्ड ने बताया कि मुल्क के अंदर कितनी सरमायाकारी आ चुकी है। दूसरा, हर मुल्क ने अपना फ़ायदा सोचना है। मैं आपको थोड़ी सी एक मिसाल सुना दूँ। एक जो हमने PTCL को जो है फ़रोख्त किया था $2.59 बिलियन में, उसके 26% शेयर जो है वो दुबई की इत्तसलात को फ़रोख्त किए थे हमने मुशर्रफ दौर में। और जुल्म देखें कि पाकिस्तान के पास उसके 62% शेयर होने के बावजूद उसकी मैनेजमेंट जो है वो हमने इत्तसलात को दे दी। एक स्ट्रेटेजिक एसेट है PTCL हमारा, जो किसी सूरत नहीं बेचना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद बेच दिया। और उससे बड़ा जुल्म यह है कि अभी तक $890 मिलियन हमने UAE से लेने हैं अपनी कंपनी के, वो तक हमें नहीं मिल सके। तो आप ये देखें कि जो बातें की जा रही हैं कि सरमाया आ रहा है, सरमायाकारी आएगी, तो मुझे नहीं लगता कोई सरमायाकारी आएगी। हाँ, ये जरूर होगा कि ऐसा कोई इदारा जिस तरीके से PTCL इत्तसलात ने खरीदा है, इसी तरह PIA या स्टील मिल्स, जिसमें किसी भी सरमायाकार को ये लगेगा कि इन फ्यूचर उसको बहुत बड़ा फायदा होगा, तो वो शायद खरीद ले उसको औने पौने दामों, और ये हुक्मरान जो है वो बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इसलिए इस सरमायाकारी की तो आप उम्मीद रख सकते हैं। अदरवाइज मुल्क के अंदर कोई सरमायाकारी आने के ना हालात है, ना मुझे लगता है कोई सरमायाकारी आएगी। सरमायाकारी से ज्यादा ये एक सियासी दौरा है। जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया के हवाले से पहले भी इंटरवीन किया था सऊदी अरब ने, और खालिद बिन सलमान ने जो है वो जिस तरीके से बातचीत चल रही थी उनको न्यूट्रलाइज किया, खास तौर पर बानी PTI की रिहाई के हवाले से। सही से जी इलियास साहब, देखिए सारे एक ही बात करेंगे जी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई है वो। लेकिन सबसे पहले ये है कि सऊदीया गए हैं, पहले भी गए हैं, लेकिन 7वां दौरा अगर उधर है तो जो पहले MOU साइन किए थे उनका फॉलोअप क्या करते हैं, उनको किस तरह करते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन होती है कि नहीं होती है। ये नहीं है कि सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट उठा के ले आते हैं लमसम और उस तरह करते हैं। ये भी करें कि उधर देखें, उधर अपनी जो है वर्क फोर्स उधर भेजें। जो सबसे बड़ा मसला बन गया था, जिसके बारे में पिछली गवर्नमेंट ने भी जाके इसके बारे में बात की थी, कैदियों के जो देखें जिसका फॉलोअप किया वो चीज़ें हुई। अब जो वर्क फोर्स उधर भेजना शुरू करें, ताकि ठीक है जो नहीं है हमारे पास इतने नहीं है कि वर्क फोर्स ऐसी नहीं है, टेक्निकल नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। उसके लिए अगले फ्यूचर में मुआहदे कर लें कि उनको ट्रेनिंग दे के बंदों को इधर से भेजें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, हमारी जो है इंडस्ट्री है, मार्केट में उनकी मार्केट की एक्सेस लें, और यानी कि ताकि ख़ास तौर पर आप एक्सपोर्ट कर सकें, जिसमें खाने पीने की दीगर चीज़ें हैं, उसका वॉल्यूम बढ़ाएं। ये है कि ये इस तरह नहीं है कि दौरे करके आएँ, जाके MOU साइन करके आके फिर बाकी में मिनिस्ट्री में फाइलें रख के बस खामोशी इख्तियार कर ली। नहीं, सऊदीया ने हमेशा बड़ा यानी कि काम किया, आज से नहीं, पहले भी वो पैसे देते रहे हमारी हर मौके पर। जिस पर ऑयल फैसिलिटी जो दी जाती थी, सऊदी ऑयल फैसिलिटी, जिस पर सब मुल्कों ने, OPEC ने भी शोर मचाया था कि पाकिस्तान को क्यों देते हैं, उधार तेल क्यों देते हैं। तो इसी तरह ये है कि इनको अपने आप को स्टैंड करना चाहिए, खड़े होना चाहिए अपने पाँव पर। अगर सऊदीया के अलावा दीगर ममालिक से साथ भी 4 रोज़ा दौरे में बिल्कुल इनके अच्छे ताल्लुकात हैं उधर, तो फिर उसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने मुल्क के लिए। और ये नहीं है कि इस तरह करने से
बाकी जो हालात हैं उनके मुताबिक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मुल्क में ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर को इन हालात में जाना नहीं चाहिए था बाहर। सही और थोड़ा डिले कर लेते, लेकिन जाते ज़रूर। चले, लेकिन ऐसी सूरत हाल है कि इसको कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली कि प्राइम मिनिस्टर का 4 रोज़ा जो दौरा है सऊदी अरब का, ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से हमारा जो बुनियादी सवाल था उसमें इजाफा होगा। यानी अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, माह रमज़ान में शुगर माफियाज कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि गवर्नमेंट इन माफियाज के सामने बेबस क्यों है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। जो क्राइसिस कीमत के हवाले से चल रहा था पिछले चंद दिनों में, कल दोबारा ये कीमत में स्पाइक आया और ये करीबन 178-179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। दुकानों में और स्टोर्स में जो मिल रही है वो अब 178-179 नहीं होनी चाहिए, वो 164 होनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। माह रमज़ान में चीनी माफियाज एक बार फिर कंट्रोल से बाहर हो गया। शुरू होते ही रमज़ान अल मुबारक के आगाज़ में चीनी फ़ी किलो 130 रुपये थी, ताहम उसके बाद उसकी कीमतों में इजाफा हुआ और इस वक्त लाहौर समेत कई शहरों में चीनी 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। होल सेल ग्रोसर्स का इल्ज़ाम है कि चीनी की कोई किल्लत नहीं, शुगर मिल्स बेचना ही नहीं चाहती। शुगर मिल्स माफिया की हट धर्मी के बायस चीनी की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये तक जाने का खदशा है। प्राइम मिनिस्टर ने चीनी की बढ़ती कीमतों का नोटिस लिया था, ताहम उसका भी कोई असर नहीं हुआ। अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी नोटिस ले लिया है और उन्होंने शुगर माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया है। इसी से मुतालिक सवाल आपसे आगाज़ करूँ, ये अब शुगर माफियाज प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी लिया, उसके बावजूद भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। हुकूमत शुगर माफियाज के सामने बेबस क्यों नजर आती है? ये ऐसा ही नोटिस होता है जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को कहा जाता है कि रेड अलर्ट कर दें। मैं कहा भाई वो घुटने तो पहले सीधे आके तोड़ के खड़े हो जाएं। इसी तरह ये जो चीनी माफिया के खिलाफ नोटिस ले लिया, भाई हमारे ऊपर मजाक बनाया हुआ है आपने चीनी क्यों एक्सपोर्ट की, सिर्फ इस बात की जवाब दें। आप वज़ीर ख़जाना समेत प्राइम मिनिस्टर समेत सब लोग हमें वजाहत दें, ये डिप्टी वज़ीर आज़म साहब क्या बेच रहे हैं सौदा। ICC में अप्रूवल हुई, राना तनवीर हुसैन उस वक्त इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे, जो अब हारून अख्तर साहब आ चुके हैं वहाँ पे। हालांकि कानूनन उनको इंचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन वो वजारत के इंचार्ज बना दिए गए हैं। तो मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने ये समरियाँ मूव की, जिन्होंने अप्रूव की, सबसे पहले तो इनके खिलाफ एक्शन होना, फिर माफिया शाफिया के पास जाएं कि कहा गया था कि चीनी की कीमत नहीं बढ़ने देंगे। हमें इस बात का जवाब दें कि जब आपने ये अप्रूवल दी, वो जो गारंटी जिसने दी थी उनके घुटने तोड़े हैं, कोई मुंह तोड़ा है किसी को सजा दी है आपने। कहानियां करने आ जाते हैं रोजाना प्रेस रिलीजें दे के, जैसे रमजान शरीफ में ताजर तबका काबू नहीं हो रहा आपसे, अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी काबू नहीं हो रहे। अब आप अंदाजा करें कि हुक्मरान खानदानों की, अपोजिशन वालों की, सबकी चीनी की मिले हैं। अब मैंने जैसे हारून अख्तर का नाम लिया, मैं कुछ स्पेशल पिन पॉइंट नहीं कर रहा, राना तनवीर की तो शुगर मिल नहीं है, लेकिन हारून अख्तर की तो है। औरंगजेब साहब क्या बताएंगे हमें वजीर खजाना के तौर पे कि वो क्या कर रहे हैं? ये हमें भाषण देते हैं कि नहीं जी तजवीज़ थी, वो जुबानी जवाब इसलिए दिया था तनख्वाह और पेंशन के इजाफे का कि अभी वक्त नहीं आया। और भाई आपको तो पता था ना कि जब वक्त आएगा तो होना है, तो आप जवाब में ठीक बात लिखो ना, ऐसे कैसे लिखते हो? लोगों के साथ मजाक उड़ाते हो। लोगों की उम्मीदों पर, जिन सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ, हमारा तो खैर छोड़ ही दें, कि जिनकी आस ये होती है कि बजट में कुछ मिलेगा, आपने उस सारी आस को तोड़ा और रात को एक वजाहती बयान दे दिया। और वो वजाहत उस जिल्लत आमेज लहजे में थी कि आपको ये शर्म ही नहीं आई कि आप माफी मांग लेते कि भाई हमने जवाब गलत दिया था। आप उल्टा उस बात को इंडोर्स करते हुए कह रहे हैं जब वक्त आएगा। भाई यही हमारी हुकूमतों का मसला है। इमरान खान दौर में भी यही कुछ हुआ, शुगर स्कैंडल बना, हम कितना बोले। अब इन लोगों को भी जवाब उसी तरह देना है। ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे सारे के सारे आज के हुक्मरान। हमारा वही है कि भाई हमारी जेबों से तो पैसे ले लिए, अब किस चीज की कमेटी, उसमें भी आप TADA खा जाएंगे। हाँ, हर तरफ अपना हिस्सा निकाल लेते हैं ना जी। अयाज साहब, दुआ दाद दो मेरे मुल्क के हुक्मरानों को। यार कोई दुनिया में कहीं देखा है किसी ने अपने खिलाफ नोटिस लिया हो? इनसे बड़ा अजीम आदमी मैंने देखा ही नहीं है। ये अपने खिलाफ नोटिस लेते हैं। जरा इनसे कहो कि ये वो बताएं हमें ये शुगर मिल्स किसकी हैं। शुगर ग्रोअर्स बेचारे वो कोई महीना डेढ़ महीना पहले से पिटना शुरू करते हैं कि ये चीनी महंगी करने लगे हैं, ये महंगी करने लगे हैं, लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। उसकी बजाय जिन्होंने नोटिस लेना होता है उनकी अपनी तो मिले हैं, उनकी अपनी शुगर मिले, उनके दाएं बाएं बैठे हुए उनकी शुगर मिले हैं। वो जाहिर है फिर काम भी बढ़ाते हैं। कभी कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लानी हो, कभी कोई इलेक्शन जीतना हो, कुछ करना हो,
कुछ और बहुत से काम आ जाते हैं, ये बड़े अच्छे लोग हैं बुनियादी तौर पे। तो इसलिए ये अलबत्ता आप बिल्कुल शुक्र अदा करें कि नोटिस लेने के बाद 180 तक पहुंची, अभी 280 तक नहीं पहुंच गई। अगर जो वो कुछ लोग को नाहनजार कह रहे हैं कि जी पता नहीं 200 की जो हो जाएगी, पता नहीं 250 की हो जाएगी। देखिए ना कितनी बाबर अवान वाली बात है, कितनी बुरी बात है। मिलिया कक ना हिलिया। हाँ, कितनी बुरी बात है, मतलब ये इस तरह की बातें करना यार, मतलब लोगों को डराना। एक तो पहले ही वो चीज़ नहीं महंगी मिल रही, ऊपर से आप डराई जा रहे हैं जी 200-250 की हो जाएगी। मतलब वो रास्ता दिखा रहे हैं ना आप उनको, कार्टल्स को, कि ये अभी मौका है यार बड़ा, कोई नहीं 180-70 रुपए की अभी और गुंजाइश है, 10-10, 15-15, 20-20 करके बढ़ाते जो कौन पूछेगा। ये बैठ के फैसला करते हैं कि जी हम आज एक्सपोर्ट करने लगे। चीनी बहुत ज्यादा हो गई, एक्सपोर्ट हो जाती है, वेरी गुड। लेकिन जी ज़रा बदला आ गया। वो एक बड़े साहब हुआ करते थे, उन्होंने कहा जी मैंने इनसे कहा यार $500 मिलियन की तो करो, फिर ये कहीं जाके की है। फिर उसके बाद ख्याल आता है ओहो चीनी अब महंगी हो गई, चलो यार अब इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये एक्सपोर्ट में भी फायदे, इंपोर्ट में भी फायदे। मतलब इन्हों दे तो की दसा दुबई लगी है थे। आप ऐसे ही आप लोग परेशान होते हैं कि जी कार्टल्स हो गए, ये वो हो गए, वो हो गए। ये सारे वही लोग हैं जिनकी अपनी शुगर मिले हैं, इन्होंने उसमें से प्रॉफिट कमाना है। और जैसे वो आज मिफ्ता इस्माइल ने बताया ना, वो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज एक ही बात करते थे, वो लगवाओ यार सोलर लगवाओ, हर घर में सोलर लगना चाहिए, हर घर में सोलर होना चाहिए। जब लगा लिया अब कहते हैं यार 10 रुपए मिलेंगे हम यूनिट। मतलब वो चूंकि नुकसान ही बड़ा कर दिया आप लोगों ने। और उस वक्त आपको अंदाजा ही नहीं किस किस ने वो इंपोर्ट किए हैं वो प्लेट्स और लगाई हैं, और इजारादारी थी और किसी को आने नहीं दिया। और उसके बाद जब काम पूरा हो गया, अब कहते हैं ये एसआरओ जारी करने वाली कौम है, जो एक एसआरओ जारी करके ड्यूटी फ्री कारें मंगवा के उसके बाद दोबारा वो लगा देते थे ड्यूटी। इनसे क्या और तक को रख सकते हैं हम। सही जी। नवी साहब, फिर इनकी दुबई लगी है तो आवाम का क्या होगा? पहले 130 से 180 पर आए और अब ये शुगर माफियाज की चलती है ना, तो गवर्नमेंट फिर कहाँ स्टैंड करती है? फिर वो अपने ही मफादात, अपना ही उनका फ़ायदा है, लेकिन अवाम को जवाब दे तो हुकूमतें होती हैं, और हुकूमत है नवी साहब। देखें दुआ, अवाम को जवाब दे वो हुकूमत होती है जो कि अवाम के वोटों से आई हुई हो, जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। क्या इस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट है? किन अवाम ने किन लोगों को जो है वो वोट दिया था, और आज इक़्तिदार में कौन लोग बैठे हुए हैं? तो इसी वजह से देखिए, ये मैं बारहा पहले भी कह चुका हूँ कि जमहूरियत की जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल है। पाकिस्तान में जमहूरियत की डेफिनेशन है गवर्नमेंट ऑफ द एलीट, फॉर द एलीट, बाय द एलीट। ये इसको एलीट ही लेके आते हैं, और उस एलीट में ये सारे शामिल हैं। उसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, उसमें आपकी पॉलिटिकल एलीट भी शामिल है, उसमें आपका कॉरपोरेट सेक्टर भी शामिल है, उसमें आपके जजेस भी शामिल हैं, उसमें आपके लैंडलॉर्ड्स भी शामिल हैं। तो ये मुल्क तो है ही इनका, ये मुख्तलिफ माफियाज का मुल्क है। ये आप और हम और ये 24 करोड़ अवाम, ये तो मेरे ख्याल में ये तो किसी खाते में ही नहीं आते ना। देखिए, अगर तो एक गवर्नमेंट जो है वो ये विल हो कि हमने ये मुख्तलिफ माफियाज हैं, कहीं शुगर माफिया, कहीं आटा माफिया, कहीं डेयरी माफिया, कहीं कौन कौन सा माफिया, हर कुछ अरसे बाद देखते हैं कि एक माफिया जो है वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट के पास विल जब होगी, जब उसके पास वो अवाम के वोट से आएगी, जब उसको ये पता होगा कि मेरे पीछे अवाम खड़ी है, इन अवाम ने मुझे, मेरा एजेंडा इन्होंने बाय किया है और जो है मुझे इक़्तिदार में लेके आई है, तो वो गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी, वो डिसीजन ले सकेगी, वो एक्शन ले सकेगी। मैं आपको अभी मिसाल दे दूं ना, अमेरिका में देख लें, ट्रंप इंतजामिया आई, क्या किया उसने? यूएसएड को सारी दुनिया चिल्ला रही है कि जी यूएसएड को, वो कह रहा है कि नहीं, यूएसएजीएम यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, तो 2500 के करीब लोग, उसने कहा कि जी नहीं, मुझे अमेरिका फर्स्ट चाहिए। अच्छा, सो मच सो कि आप देखें पेंटागन में कितने बड़ी जो है पैमाने पे वो तब्दीलियां कर रहे हैं। तो उसको पता है कि अमेरिकन लोगों ने मुझे वोट दिया है, और मैं जो भी एक्शन लूंगा, मैं जो भी स्टेप लूंगा, मैं जो भी पॉलिसी लेके आऊंगा, मेरे पीछे लोग खड़े हैं। बिल्कुल,
यहाँ तो मसला ये है कि ये गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट इसके पास तो अपना मैंडेट है नहीं, इसको ला के बिठाया गया है, यानी वो जो काम कराने हैं इससे वो काम कराए जाएंगे। तो माफिया की तो अयाशी आप और हम जो है वो किसी खाते में नहीं है। जी शकील अंजुम साहब। नवीद साहब, छोटी सी बात के पिछली गवर्नमेंट भी ला के बिठाई गई थी माफिया के लिए, क्योंकि शुगर स्कैंडल उस वक्त भी था इसी तरह। देखिए तो आज की जो आपने सबसे बड़ी खबर सुना दी कि माफियाज ने माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई और एक्शन लेने का फैसला कर लिया है, और उसका सरबराह जो है वो एक नायब वजीर आजम साहब को बनाया गया है, जिन्होंने ये ऐलान किया कि जो कमेटी बनाएगी है वो 1 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। तो जो चीनी का मसला है वो पिछली हुकूमत में भी था, चीनी स्कैंडल बना तो उस वक्त भी चीनी बाहर भेज दी गई, फिर कहा गया कि मुल्क में किल्लत पैदा हो गई है, मंगवाई जाए, और सेम स्टोरी इस हुकूमत के दौर में भी दोहराई गई है। और फिर आप जुल्म देखें कि हुमायूं अख्तर जिनकी अपनी खुद शुगर मिले हैं उनको जो है उसमें कमेटी में शामिल कर दिया गया है, उनका वजीर इंडस्ट्री का बना दिया गया है, मुशीर भी बना दिया गया है, वजीर आजम साहब ने अपना बना लिया कि वो इन सारे मामलात को देखेंगे। तो सिंध में जो है वो आपको पता है कि जरदारी साहब की शुगर मिले हैं सारी की सारी। पंजाब में आप देख लें तरीन साहब से लेके और शहबाज शरीफ हों, उनकी फैमिली के बाकी लोग हों, उन सब की शुगर मिले हैं। तो शुगर माफिया तो ये खुद हैं, और फिर ये कहते हैं कि शुगर माफिया को जो है कंट्रोल किया जाएगा। ये अपने तो सामने बेबस है। आप जो है अपने सामने ही बेबस है, खुद को इन्होंने बेबस जाहिर किया है। और जो सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया है साउथ पंजाब में खास तौर पर, जो इनकी शुगर मिलें अपर पंजाब में लगी हुई थी उनको इन्होंने शिफ्ट किया काटन बेल्ट के अंदर। और साउथ पंजाब क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हब है और सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पाकिस्तान का साउथ पंजाब से प्रोड्यूस होता है, 70% तकरीबन कंट्रीब्यूट करता है साउथ पंजाब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में। तो इन्होंने लाकर यहाँ पर रहीम यार खान और इस एरिए में कोट अदू मुजफ्फरगढ़ सारी शुगर मिलें लगा के वहाँ पर जो काटन काश्त होती थी वहाँ पर इस वक्त गन्ना काश्त होता है। और काटन की शदीद किल्लत है पाकिस्तान में। आप देखें कि पाकिस्तान जो है बाहर से काटन मंगवा रहा है, धागा मंगवा रहा है, और उसका जो ज़र मुबादला है, ड्यूटीज है, वो पे कर रहा है जी। तो इसी तरह आप ये देख लें कि ये एक पूरा माफिया है। इन्होंने बिजली को भी कंट्रोल किया हुआ है, मुर्गी का गोश्त भी कंट्रोल किया हुआ है, अंडे भी कंट्रोल किए हुए हैं, दूध का कारोबार भी ये करते हैं। तो एक तरह से इन्होंने पूरे मुल्क का जो बिजनेस है जो उसको जो है पूरा का पूरा इन्होंने होल्ड कर लिया है, और अपनी मर्जी से ये नर्ख निकालते हैं, अपनी मर्जी का कारोबार करते हैं। और जुल्म ये किया कि सोलर वालों से कहा है कि 10 रुपए का यूनिट खरीदेंगे, और जो वजीर तवानाई है आप ये देखें कि उन्होंने किस किस्म की जस्टिफिकेशन पेश की है कि क्योंकि हम IPP से 10 रुपए का यूनिट खरीदते हैं इसलिए हम सोलर वालों से 10 रुपए की बिजली खरीदेंगे। और भाई आप बेचते तो 67 रुपए का हो। बिल्कुल जुल्म देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क में। और अगर आप सोलर से बिजली बनाने को आप इसको बढ़ाएं, इसकी इस्तेदाद, तो आपको जो आप तवानाई की मद में किसी दिन रखते हैं, ठीक है जी, जो तवानाई की मद में आप अरबों रुपए जो है फ्यूल की मद में, गैस की मद में जो है खर्च कर रहे हैं, वो बचत होगी, आपकी इंडस्ट्री चलेगी अगर आप गैस इंडस्ट्री को देना शुरू कर दें। राणा साहब ने प्रॉफिट खुद अपनी जेबों में डालता है ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਯੂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾਈ ਜਾਓ। नहीं जरूरी है करते हैं काम मुल्क इसी तरह चला रहे हैं। हर साल चीनी का जो है सीजन में रमजान से कबल ये देखें बहरान आता है, इसके बारे में आज तक भी ना कोई भी गवर्नमेंट इस पर नहीं वो कर सकी, क्योंकि इसमें बेसिकली जो भी हैं हुक्मरान हैं, बासर लोग हैं, इसमें सब मुलव्वस हैं। हालांकि अब इस वक्त पंजाब मुल्क भर की जो शुगर मिल हैं उन पर FBR के बंदे बैठे हैं और उनको चेक करें। इवन के कैमरे लगा दिए गए, पिछली गवर्नमेंट में कैमरे लगा दिए PTI की गवर्नमेंट में, ताकि इनकी जो भी बाहर सामान निकलता है उसका वो चेक करें कि कितना सामान निकला है, कितनी कंजप्शन और प्रोडक्शन कितनी हुई है और कितनी खपत है। इसके बावजूद भी ये हो जाना, ये फिर सीधी सीधी पता आपको कि माफ़ी है और दिहाड़ी है। और इसके बारे में जो कंपटीशन जो है कि आज तक गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकी, ये जी गठ जोड़ कर लेते हैं और जिस तरह भी करते हैं, साबित भी हो चुका है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकाल देती हैं ये चीनी की कीमत में जो इजाफा करके,
और ये पता है कि कितने में चीनी लेते हैं और फिर लोगों के पैसे नहीं देते, इस बारे में जो भी है इन पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट की जब तक अपनी मर्जी नहीं होगी, चीनी की कीमत नहीं कंट्रोल हो सकेगी, ये बीच में से दिहाड़ियाँ नहीं निकल सकें, हर बंदा अपनी दिहाड़ी लगाता है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो चीनी में होता है वो आम आदमी होता है, क्योंकि उसने कम चीनी होती है, आधा किलो लेनी होती है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया, वक्त खत्म हो गया। इलियास साहब, आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतने, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।